ये है मेरे पिताजी। पिताजी, लास्ट टाइम हम लोग ने बात की थी कि आप ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं और आपने शायद कॉन्टेस्ट भी किया कुछ एनएसी इलेक्शंस में और आप शायद हार भी गए। तो क्या हुआ, ज़रा बताइए पिताजी। थैंक यू। ये सही बात है। ये पिछले साल की बात है, 2022। उस साल में अनाउंस किया गया कि ULB जिसे कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़, उसके इलेक्शंस होंगे और चेयरमैन का जो पोस्ट होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो इत्तेफाक से हम जहाँ पे हैं अभी, हमारे घर जो खरियार में है वो अनरिजर्व भी हुआ, तो दोनों तरफ से एक अवसर मिला और हम जो है NSC के चेयरमैन के लिए खड़े हुए थे, चुनाव लड़े। ये भी सही है कि हम हार गए। थैंक यू। तो आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में थे जब आपने आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे थे, तो एज एन IRS ऑफिसर। तो इतने बड़े पोस्ट से आप ऐसा ग्राउंड लेवल में आके यहाँ पे आप NSC के लिए क्यों लड़े थे? ऐसा है कि नौकरी में थे वो तो सही बात है। नौकरी मतलब ये है कि एक एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको कोई सर्विस मिलता है। तो हमको IRS मिला था, तो हम रहे भारत सरकार के अधीन 30 साल से अधिक काम किए। तो वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया। सिलसिला ख़त्म होने के बाद गांव चले आए। गांव मतलब खरियार, हमारा माई होम टाउन। तो यहाँ पे आके हम देखे कि जो है ग्रास रूट लेवल में एज ए कंसर्न सिटीज़न हमको कुछ करना चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल का मतलब ये होता है कि जो धरातल पे, जो एकदम सबसे नीचे का जो तबका है, वहाँ पे हम और हम लोग सब जितने नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, हम लोग कुछ हिस्सेदारी निभाए और ये जो व्यवस्था है हमारा, वो व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करने का कोशिश करें। ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये कोई प्रबंध लिखने का, कोई निबंध लिखने का या कहीं पे भाषण देने का। वहाँ तक तो ठीक है, वो हो भी सकता है, करना भी चाहिए। लेकिन जो कहते हैं कि हम कंसर्न हैं, चिंतित हैं व्यवस्था के लिए, तो वी शुड टेक द प्लंज, इसमें अपने से कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारा शहर है तो हम इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और ये चूँकि एक अवसर था हमारे सामने, तो हमने चुनौती को स्वीकार किया। इलेक्शन में उतरे, लड़ाई किए, पुरजोर लड़ाई किए, बहुत ज़ोर से लड़ाई किए, जितना अपना साधन औकात है उसके अंदर। बाकी कामयाबी जो है हमारी हाथ नहीं लगी। हम लोग 2 नंबर में आए। हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और एक पार्टी के जो कैंडिडेट वो कामयाब हुए, उनको अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी 2 पार्टी के कैंडिडेट्स हमारे पीछे आए, तो उनको भी शुभकामनाएं, आगे चल के वो कामयाब हों। थैंक यू। तो ये तो फिर बड़ी बात ही होगी कि आपने इंडिपेंडेंटली लड़ा, कोई पार्टी के लिए भी आपने टिकट नहीं लिया, खुद से आप सेकंड आए, हार गए, बट ये फिर भी मतलब गुड एफर्ट। तो पिताजी, ये NSC जो होता है, ये क्या डू दे कैरी आउट पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक वर्क्स, और मतलब NSC क्या एग्जैक्टली करता है और उसके कुछ लॉज है क्या, या आप इसके बारे में अगर कुछ बोल सकेंगे तो? ऐसा है कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, उसका मतलब ही है रूल ऑफ लॉ। उसके लिए हर एक चीज़ के लिए कानून होता है। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उड़ीसा में जो हमारा है, उसके लिए भी कानून है। जो उसका मेन कानून है उसको बोलते हैं उड़ीसा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1950।
और उसके लिए रूल बना है। जो रूल है वो है ओडिशा म्यूनिसिपल रूल्स 1953, और भी तमाम रूल्स हैं, बट ये दो मेन कानून और रूल हैं जिसके तहत ये सारा काम होता है। इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं यूएलबी में कॉरपोरेशंस आएंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ आएंगे, छोटे शहर के लिए एनएसी आएगा जिसको नोटिफाइड एरिया काउंसिल कहते हैं। हम लोग का एनएसी है, नोटिफाइड एरिया काउंसिल। तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो है एनएसी या जो यूएलबी हैं उन लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे, दोनों ही लिखा गया है। इसमें आप ऐसे देखिए कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दो तरह के हुए। एक तो चेयरमैन साहब जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होके आए, और जो जितने वार्ड्स हैं उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं काउंसिलर्स वो भी चुनाव के माध्यम से आए। तो ये जो चुनाव से जीते हुए कैंडिडेट्स, इन लोग का एक तबका हुआ, और एक तबका रहता है कि वहाँ पे एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी रहता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप कहीं पे भी जाओ तो एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकारी तंत्र, सरकारी नौकर वहाँ पे जो नौकरी करने वाले जो रहते हैं। यहाँ का बड़े हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके अंडर में तमाम सरकारी नौकरीशुदा लोग हैं। तो वो एक तरफ वो हैं और एक तरफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये दोनों को मिल मिला के वो सिस्टम चलता है, ये इसका नियम है। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी दो तरह के हो गए। मान लीजिए जो चेयरमैन साहब हुए वो किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो बाकी जो मेंबरान हैं वहाँ पे जो ईच वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव, हर एक वार्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव आके काउंसिलर के तौर पे वहाँ पे पहुँचे, वो भी तो दूसरे पार्टीज़ के हो सकते हैं। तो एक तो हो गया कि जो चेयरमैन साहब हैं और उनका जो पार्टी है उसके जो मेंबरान आए, उन लोग एक तबका हो गए। उन लोग आप रूलिंग पार्टी मान लो, है ना, सत्ता पक्ष मान लो, और बाकी जो पार्टी के रहे उसको आप अपोजिशन मान लो। तो अपोजिशन भी रहता है वहाँ पे, सत्ता पक्ष भी रहता है, और एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी रहता है। ये तीनों मिला के उस सिस्टम को चलाना चाहिए। जैसे कि मान लो पूरा मुल्क कैसा चलता है या राज्य कैसा चलता है, उसका एक छोटा स्वरूप है ये। रही बात क्या करते हैं, ये पूरा लिखा गया है, पूरा लिखा गया है। सिंस इट इज़ ए रूल ऑफ लॉ, हर एक काम वहाँ पे लिखा गया है कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि है कि साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा काम है, साफ़ सफाई करना चाहिए शहर का। ये एनएसी का या कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा एक काम है। दूसरा है कि रास्ते वगैरह बनाना, उसका मरम्मत करना, कोई अगर पुराना हो गया हो तो उसको रेस्टोर करना, बाज़ार जो होते हैं वो सबका रखवाला करना, ठीक ठाक से मेंटेन करना, पब्लिक लैट्रिन वगैरह बनाना, है ना, ये काम है। और भी जो काम वहाँ पे तय किया गया है शिक्षा के लिए और हेल्थ केयर के लिए, ये इसके लिए भी तय किया गया है कि उसमें जो यूएलबीज़ का बहुत बड़ा रोल है, और ये सारा लिखित है। द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर रिटन इन ब्लैक एंड वाइट एज फार एज यूएलबीज़ आर कंसर्न। थैंक यू। तो ये सब जो आप बोले ये तो बहुत गंभीर और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स है। तो इसके लिए तो फंड लगता होगा, फंड के लिए सरकार में पैसा आएगा तो इसका रूल भी होगा। तो और ये किसको आएगा किसको नहीं आएगा, ऐसा भी शायद कुछ लिखा है या ये सब अनक्लियर है? क्या पोजीशन अगर आप बता सकते हैं? नो, ऐसा है कि दीज आर वेरी क्लियर। एक तो है कि जो यूएलबी हुए, मान लीजिए एनएससी हुआ, तो एनएससी के लिए फंड्स जो है कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो दे आर ग्रांट्स बाय नेचर, वो तो एक इनकम हो गया। लेकिन कोई भी सिस्टम चलाने के लिए आपको अपना पैसा चाहिए, अपना रिसोर्स चाहिए। तो वो रिसोर्स कैसा होगा? तो रिसोर्स के लिए, और संविधान में जो लिखा है, संविधान में लिखा है कि कोई भी टैक्स आप लेवी या कलेक्ट नहीं कर सकते, कोई कानून का अगर आपका अधिकार नहीं है तो।
मतलब यू कैनॉट लेवी और कलेक्ट टैक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये संविधान में लिखा है। तो इसलिए एक लॉ चाहिए आपको। ये जो ईएलबी का जो हमारा कानून है, जो हमने आपको कहा, उड़ीसा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, उसमें लिखा है, उसमें क्लियरली लिखा है कि बजट का प्रावधान कैसा होगा, बजट साल में कैसा आएगा, और वो बजट में क्या क्या टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे उसके बारे में लिखा गया है। और एक पूरा सिस्टम बनाया गया है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब का क्या रोल है उसमें, चेयरमैन साहब का क्या रोल है उसमें, मेंबरान जो हैं उनका क्या रोल है। और इतना ही नहीं, पहला जब आप वो ड्राफ्ट बजट आप पास कर लेंगे तो उसको पब्लिक के ओपिनियन के लिए छोड़ेंगे। उसके लिए 14 दिन का मोहलत मिलता है। उस 14 दिन का अंदर में पब्लिक जो है अपना ओपिनियन रखेंगे, और वो ओपिनियन को वो लिखित दे सकते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। उतना में भी ये किस्सा ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद जो पास होगा, वो पास होने के बाद ये कलेक्टर साहब के थ्रू से ये गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट का अप्रूवल के बाद ही यूएलबी का बजट पास हुआ, आप ये जान के चलो। बाद में एक रिवाइज्ड एस्टिमेट आ सकता है, लेकिन बेसिकली बजट का सिस्टम ये है। इसमें आप ये भी देखिए कि चूँकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का बहुत बड़ा उसमें किरदार है, रोल है। कैसा है कि भाई जो टैक्स लगाना चाहते हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, शायद मना करें कि साहब ये आप नहीं कर सकते, है कि नहीं। ये तो होना चाहिए, या होता ही होगा अंदर में, क्योंकि जो बजट पास करना ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से है। वो कानून में लिखा है कि ये बिल जो है, प्रपोजल्स जो है वो आएंगे और मेजॉरिटी डिसीजन के तहत ये पास होगा। तो मेजॉरिटी डिसीजन मतलब जो पार्टी वगैरह का इक्वेशन होगा उस पर डिपेंड करता है। और चेयरमैन साहब जो हैं उनका कास्टिंग वोट रहता है। अगर बराबर बराबर हो गया तो चेयरमैन साहब का कास्टिंग वोट रहता है। तो मिल मिला के ये एक कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से वो बजट बनता है, टैक्सेशन का प्रावधान है। इसी तरह से अपना भी जो है रिसोर्स यूएलबी का, एनएससी का आ सकता है। थैंक यू। तो आपने तो ये रूल्स बहुत क्लियरली बताए, तो अभी लेकिन आप एनएससी इलेक्शन आप हार गए, तो क्या आप भूल गए एनएससी के बारे में, या आप एनएससी के बारे में कुछ कर रहे हैं एज ए कॉन्शियस सिटीजन, या अभी क्या चल रहा है? ऐसा है, भूले नहीं है। हम चूँकि लड़ाई किए थे, पब्लिक के पास गए थे, हर एक घर हम लोग गए थे, और पब्लिक से हमको बहुत समर्थन मिला, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम स्नेह मिला हमको। तो ये तो हम ऋणी रहेंगे सारा ज़िंदगी। ये जो ऋण है ये तो कभी वापस नहीं किया जा सकता है। सो आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू द पीपल हु शावर्ड सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड सपोर्ट हमारे लिए जो दिए थे। ये अपनी जगह में है। अभी क्या है कि जो लोग, मान लीजिए जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अपोजिशन तबका जिसको कहा जा सकता है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है कि वो कोई चीज़ अगर सही नहीं होता हो या लगता हो कि ये मनमानी हो रहा है तो उसको वो पुरजोर अपोज करें। ये उनका अंदर में जो है उनका ये रोल बनता है। हमारा ये रोल बनता है कि चूँकि हम ये डायरेक्ट इलेक्शन था और हम दूसरे नंबर में आए थे, तो एक मेरे लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। अभी क्या है कि कुछ लोग आते ही हैं, कुछ इंडिविजुअल आते हैं, कुछ ग्रुप में आते हैं, उनका जो तकलीफ़ हो रहा है या जो समस्याएं उन लोग देख रहे हैं, जिसके साथ उनका सामना हो रहा है, तो उसके समाधान के लिए हमारे पास आते ही हैं। तो अगर वो आएंगे तो हम तो ये मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई हम तो इलेक्शन हार गए हैं तो हम और कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमारा बिल्कुल एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता ही है। इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश करते हैं और करना चाहिए भी। और आई कंसिडर इट माई मॉरल ड्यूटी टू सी वॉट एवर इंटरवेंशन आई कैन मेक। थैंक यू। तो कुछ आपके पास ऐसे लोग आए या कुछ एग्जांपल आप देना चाहेंगे, कुछ ऐसा हुआ अगर आपके साथ? ऐसा है कि 2-3 मसले हमारे सामने आए थे। एक तो है कि कोई डिमोलिशन का नोटिस अगर हो तो क्या हो, कहीं पे अगर रेंट एनहांसमेंट का नोटिस हो तो क्या हो, कहीं पे कोई जो है रेगुलर कोई चीज़ फ़ी वगैरह इम्पोज़ करने का कोशिश करे एनएससी तो क्या हो।
हमने जैसा आपको एक्सप्लेन किया कि ये सारा चीज़ रूल ऑफ लॉ के तहत होता है। अभी मान लीजिए डेमोलिशन का है, डेमोलिशन के लिए जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब का एक पावर है। तो पावर जो है वो पावर क्या है और कैसा इस्तेमाल होगा ये क्लियरली कानून में लिखा है। एक तो है कि ही शुड बी सेटिस्फाइड, वो लिखता है। सेटिस्फैक्शन जो है एक लीगल टर्म है और सेटिस्फैक्शन जो है आपको लिखित में रखना पड़ेगा एंड इट इज़ रिटेबल। उसको आप रिट में जा सकते हो, चैलेंज कर सकते हैं उसको। उसका एक अपील का भी प्रावधान है कानून में, तो अपील में भी आप डीएम साहब के पास जा सकते हैं। उसमें वो लिखेंगे कि ये कारण है और इसलिए हम संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं कि जो है ये डिमोलिशन होना चाहिए, तभी ये होगा। ऐसा मनमाना नहीं होता। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक तरफा डिसीजन नहीं हो सकता है। अधिकतर आपको लगेगा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज ए स्लो प्रोसेस, इट इंडीड इज। थोड़ा स्लो होता ही है क्योंकि आपको कानून के अंदर में काम करना पड़ेगा, कानून को मान के काम करना पड़ेगा। यू कैनॉट एरोगेट ऑन टू योर सेल्फ एन एब्सोल्यूट पावर, ये असंभव है डेमोक्रेसी में, राइट। तो उसके लिए जो है हम कुछ कोशिश किए थे कि भाई ये एकाएक तो नहीं होना चाहिए, है ना, ये जो है कानून के तहत होना चाहिए। जब रेंट एनहांसमेंट की बात आई, रेंट एनहांसमेंट भी एक तरफा नहीं हो सकता है। अभी बजट में कोई चीज़ पास हुआ है तो उस बजट जब पास हो गया है, वो पूरा गवर्नमेंट का अप्रूवल तक हो गया है, उसके बाद ये एनहांसमेंट का कौन डिसीजन लिया, कैसा डिसीजन लिया। देखिए कैसा है डिसीजन लेने का जो तरीका है, जैसे आप पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में देखते हैं, वो सारा चीज़, सारा रूल्स जो है एप्लीकेबल है यूएलबी के केस में। जैसा है कि आप एडजर्नमेंट मांग सकते, जो आप मेंबर्स हैं, खास करके अपोजिशन तो मांगना ही चाहिए, एडजर्नमेंट मांग सकते हैं। आप उसको डिसेंट कर, उसमें डिसेंट करना मतलब एग्री नहीं करना, आप डिसेंट कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं। ये सारा तो आप कर ही सकते हैं जो मेंबर सब हैं। तो आपके जो मेंबर्स हैं जो फ़िलहाल अपोजिशन में हैं, उन लोग क्या ये रोल अदा किया है? क्या उन लोग जब ये आता था ये प्रपोज़ल उसको अपोज़ किए? ये सारा चीज़ जो है, जो नागरिक हैं, शहर के रहने वाले हैं, उनका अधिकार है जानने का कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कर क्या रहे हैं। वहाँ पे जाके देखिए आप, ये कानून बड़ा अद्भुत है। ये कानून ऐसा है कि जो हमारे काउंसिलर्स जाते हैं, काउंसिलर्स को तनख्वाह नहीं मिलता है, लिखा है उनको तनख्वाह नहीं मिलता है, ठीक है, कोई सैलरी नहीं मिलेगा उनको। और उनका जो है एक्सपेंडिचर का जो सीलिंग है, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो बहुत कम है। 25,000 था, आजकल शायद 50,000 होगा, बहुत कम है। इतना खर्चा करके ही वो इलेक्शन में आ सकते हैं। और जैसा है कि कोई किस्म का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो नहीं ले सकते, इसके बारे में भी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, इसके लिए उनका ड्यूटी है कि जो प्रपोजल्स आते हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो पब्लिक के तरफ से आप जाके असेंबली में, मतलब स्टेट का लेवल हो, पार्लियामेंट हो, जो नेशनल लेवल में हो, यूएलबी के लेवल में जो म्यूनिसिपैलिटी है या एनएससी है, वहाँ पे आप अपोज करेंगे कि भाई ये बिल को हम अपोज कर रहे हैं कि ये एनहांसमेंट जो है सही नहीं है, इसमें हम एडजर्नमेंट मांग रहे हैं या डिसेंट कर रहे हैं। ये सब तो करना चाहिए अपोजिशन को। अगर उसके बाद भी नहीं लगता है कि हो रहा है, तो हम चूँकि हम हारे हुए थे, तो हमारा एक तो नैतिक दायित्व बनता ही है कि हम भी प्रोटेस्ट करें। तो इसलिए हम एक मीटिंग भी किए थे। मीटिंग में सारा कानूनी प्रावधान हम मतलब पब्लिकली सबको समझाए कि भाई दीज आर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो इसमें से तो सबको को कानून के अंदर में रहना चाहिए। हमारा एज ए कैंडिडेट हु हैड लॉस्ट इलेक्शंस एंड हु केम सेकंड, इतना तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता ही है कि अगर हमको लगे कि पटरी से बाहर सिस्टम जा रहा है तो पटरी में लाने का कोशिश करें। टू दैट एक्सटेंट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी एंड टू ऑफ द वेल बीइंग। थैंक यू। पिताजी, ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली, बट आप जो बोल रहे काफ़ी थ्योरेटिकल बात भी लगती है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तो शायद आधे लोग को समझ में भी नहीं आता होगा, शायद मुझे भी नहीं आता है अच्छे से। और लेकिन क्या होता है कि ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी होती है, जो मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उसमें शायद ऐसा है कि इट इज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, बाय द कॉन्ट्रैक्टर, फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। उसमें इतना कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही नहीं होता है। तो इसमें आप कैसे, आप इस थियरी तो सही बात है, बट इसमें एक्चुअली आप कैसे, इसका कुछ सोल्यूशन है
या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, आप देखिए, ऐसा है कि रूल ऑफ लॉ कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अभी जैसे कि राजा महाराजाओं का जब हुकूमत चलता था तो वहाँ पे राजा साहब जो समझे वही कानून होता था, ठीक है। तो उनके शायद कोई एडवाइज़र्स भी होंगे, लेकिन आज का दिन में जो डेमोक्रेटिक रूल है ये है कि हर एक चीज़ के लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए रूल बना हुआ है। और आप जान के आश्चर्य होंगे कि ऐसा कोई काम नहीं है, मतलब सिस्टम चलाने के लिए, जिसके लिए कानून या रूल नहीं हो। ग्रास रूट का क्या है कि देखिए, अभी कंट्री को अगर मान लें कि हिंदुस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल में क्या हो रहा है, हमारा उसमें क्या रोल है, बिल्कुल रोल है हमारा एज सिटीज़न, लेकिन वो थोड़ा बड़ा सिस्टम हो जाता है तो उसमें हम थोड़े बौने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। स्टेट लेवल में ले लीजिए, स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक मशीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटा लेकिन काफ़ी बड़ा है। उसमें क्या कुछ रोल हम लोग का होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो भी थोड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन एनएससी अगर है तो भाई हम अपना ही शहर है, या म्यूनिसिपैलिटी अगर है या कॉरपोरेशन है तो हमारा ही शहर है। यहाँ तो हम लोग एक दूसरे को जानना चाहिए। तो वो तो एकदम ग्राउंड लेवल में आ गया। उससे भी अगर ग्राउंड लेवल में जाएंगे तो आपको आपका वार्ड मिलेगा। आपका वार्ड तो बिल्कुल ही आपका, जहाँ पे आप हैं वही आपका वार्ड है। तो उसका जो उसके लिए एक नुमाइंदे हैं जिनको कि वार्ड का एक कमेटी बनता है, उसका वो हेड बनते हैं। ये कानूनी तौर पे है ना। तो वार्ड कमेटी अगर बनेगा तो उसका जो हेड है वो आपके वार्ड काउंसिलर है, इससे नीचे तो जा नहीं सकता है। तो कम से कम उस लेवल में जन साधारण जो है, पब्लिक जो है, आवाम जो है, वो उनके साथ मिलना चाहिए कि भैया चलिए बैठते हैं। ये तो सबसे नीचे का, जो ग्रीस में अगर कहीं पे स्टेट नेशन स्टेट छोटा छोटा होता था और वो उस सब कोई मिल बैठ के वहाँ पे हुकूमत चलाता था, ये तो ऐसा ही कोई सिस्टम हो सकता है जो वार्ड लेवल में है। आपके काउंसिलर जो हैं वो उसका प्रेसिडेंट है, उसका कौन सेक्रेटरी बनेगा उसके लिए भी नियम है, और उन लोग क्या करेंगे ये भी नियम है वार्ड के लिए। तो वार्ड तो एकदम सबसे नीचे का डेमोक्रेसी हो गया। ये डेमोक्रेसी तो हम लोग कराना ही चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट का क्या है कि एक तो आप ये जान के चलिए कि जो ड्यूटीज़ लिखा गया है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें काउंसिलर का क्या रोल है, चेयरमैन का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब का क्या रोल है, कलेक्टर साहब का क्या रोल है, एक पोस्ट है डायरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका क्या रोल है, सारा लिखा गया है। अभी क्या है कि अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट को लेके हिंदुस्तान में काफ़ी दिनों से विवाद चला हुआ है। अब वोरा कमेटी रिपोर्ट पुराना रिपोर्ट है भारत सरकार का, उसमें भी यही मसला था। अभी जो कानूनी प्रावधान है वो ये है, कानूनी प्रावधान ये है कि कोई अगर आप ठेका कॉन्ट्रैक्ट अगर दें तो उसके लिए कानून बना हुआ है। एक तो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनका गाइडलाइंस है। उसके बाद उड़ीसा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उनका एक कोड है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तीसरा, यहाँ जो हमारा एक्ट एंड रूल है, म्यूनिसिपल एक्ट और रूल जो है, उसमें भी लिखा है। इसमें देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो काउंसिलर्स हैं और चेयरमैन साहब हैं, इन लोगों को पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर किया गया है अंडर उड़ीसा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट। पब्लिक सर्वेंट मतलब अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। तो वो सरकारी नौकर हो गए टू दैट एक्सटेंट। सर्वेंट लिखा गया, वर्ड पब्लिक सर्वेंट लिखा गया है। तो पब्लिक सर्वेंट अगर हैं तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसमें उनका पिक्यूनियरी इंटरेस्ट हो, जिसमें उनका आर्थिक स्वार्थ हो, वो नहीं कर सकते। लिहाजा वो कॉन्ट्रैक्ट अपने से या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं कर सकते, ये भी लिखा गया है उसमें ये भी लिखा गया है कि कोई अगर जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट काम करे तो उनका जो है सदस्यता जो है, वो जो वहाँ पे जो पोस्ट पे हैं वो उनका रद्द हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और आईपीसी के तहत उसमें जो है जेल का भी प्रावधान है, दंड का भी प्रावधान है। तो ले दे के आप ये चलिए कि जो कानून मानता है वो ये है कि जो हमारे नुमाइंदे जाएंगे, काउंसिलर्स जाएंगे, चेयरमैन साहब जाएंगे, जो भी सब जाएंगे, ये लोग गए हैं वहाँ पे निस्वार्थ सेवा के लिए, एब्सोल्युटली सेल्फलेस सर्विस के लिए गए हैं। और ख़ास करके हमारे राज्य में, उड़ीसा राज्य में, ये तो हमको हरदम याद रखना पड़ेगा कि हमारे राज्य के जो मुखिया थे,
मतलब ग्रेट मैन, ग्रेट सन ऑफ द स्टेट, मधुसूदन दास, है ना, वो किसी समय में मिनिस्टर होते थे जहाँ पे पब्लिक वर्क्स वगैरह, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनके जिम्मा होता था। अनडिवाइडेड स्टेट जब था बिहार के साथ, वहाँ पे असेंबली में थे। वो उनको तनख्वाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, ये इशू पे वो रिज़ाइन कर दिए थे। हम उसके धरोहर हैं, उनके धरोहर हैं। तो हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, द लॉ एक्सपेक्ट्स देम टू बी एंगेज्ड इन सेल्फलेस सर्विस। वहाँ पे कोई वो अपना तनख्वाह पाने के लिए या अपना स्वार्थ बढ़ाने के लिए नहीं गए हैं। वो गए हैं आपके सेवा करने के लिए, आवाम का सेवा करने के लिए, नेशन का सेवा करने के लिए। और हमारा जो ड्यूटी है, जो सिटीज़न लोगों का ड्यूटी है, कम से कम जो सबसे नीचे का तबका है कि जो वार्ड कमेटी है, उसमें हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो भी चीज़ हमको लग रहा है कि गलत हो रहा है, अपना ही नुमाइंदे को पहला पूछें कि भैया ये हुआ कैसे, वो जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में आपने क्या व्यू लिया था, ये आप हमको बताइए। और सिटीज़न लोगों के हाथ में चिट्ठी लिखने का ताकत है, आरटीआई में मांगने का ताकत है। तो चूंकि ये तबका एकदम हमारे करीब है, सबसे नीचे का है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट बहुत दूर है। वार्ड जो काउंसिलर है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और एनएसी जो एकदम पास का है। तो इसमें हम लोग जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहाँ जहाँ पे लिखा गया है कि पब्लिक का व्यू मांगा जाएगा, वहाँ पे हम लोग अपना व्यू देना चाहिए। और जहाँ पे लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो वहाँ पे मांगना चाहिए आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन। और ख़ास करके हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पूछना चाहिए कि जब मीटिंग हुआ था, ये तो मीटिंग में तय हुआ होगा, मीटिंग में आपने क्या व्यू लिया था। ये है ग्रास रूट लेवल में। ये ग्रास रूट लेवल में अगर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो तो ये आगे ऊपर चल सकता है, बढ़िया पनप सकता है। थैंक यू। तो पिताजी, काफ़ी कुछ आपने बताया। आई थिंक मतलब एज अ कॉन्शियस सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं, कम से कम ये तो बहुत क्लियर हो गया। और चलिए, आपका जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ऑल द बेस्ट विश करेंगे, और शायद अगले बार और एक कभी इंटरव्यू लेंगे कि क्या हुआ और आपके आगे के क्या प्लान हैं। थैंक यू। थैंक यू डियर। थैंक यू ऑल। थैंक यू।